सन 1638 सेंट्रल फ्रांस के एक शहर की बरसाती रात में अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने लंबे बालों को पीछे करके एक शख्स ने अपने आप से पूछा, मैं कौन हूं? वेल प्रभु जी, यह प्रश्न तो हम हमेशा से पूछते आ रहे हैं। इन महाशय ने क्या नया किया है? इन महाशय ने ये नया किया है कि मैथ्स, फिलॉसफी, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी, एथिक्स, साइंस, मेटाफिजिक्स, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं थी जिसमें बड़े बड़े विद्वानों को इन महाशय ने बच्चों सा फील ना करवाया। इनका नाम था रेने देकार्ते। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी और मैथमेटिशियन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी कहा जाता है। इनकी सारी अचीवमेंट्स तो नहीं बता सकते यहाँ पर, परंतु इतना जान लो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिस पर पूरा गणित आप पढ़े हो, जिसमें एक्स, वाई और जी एक्सिस आप बनाते हो, वो इन्होंने दी है, जिसको आज तक 400 सालों में कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाया। तो इन विद्वान ने उस रात खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने आप से पूछा, मैं कौन हूँ? तो उस रात उन्होंने अपनी फेमस फिलोसॉफिकल मेथड दुनिया को दी, जिसको कहा गया कार्टेशियन डाउट। अगर सरल भाषा में समझाएं तो उसमें आप हर छोटी चीज़ पर डाउट करते हो, उस पर भी जिसे आप देख सकते हो, सुन सकते हो, स्मेल कर सकते हो। बिकॉज आवर सेंसेस ऑल्सो समटाइम्स मिसलीड अस। सीधी पेंसिल पानी में टेढ़ी दिखाई देती है, दूर की चीज़ें हमें कुछ और लगती है और होती कुछ और है। और तो और काफ़ी बार हम जब सपने में जाग जाते हैं तो पता चलता है कि हम अभी भी सपना ही देख रहे हैं। तो फिर से जागने के बाद भी हम कैसे कह सकते हैं कि हम अभी भी सपना नहीं देख रहे हैं? फिर उसने सोचा, चलो छोड़ो, एक बात तो है, 2 और 3 सपने में भी 5 ही होंगी। मैथमेटिशियन हूँ तो ये तो गलती नहीं करूँगा क्या? वेल, ये भी नहीं कह सकते हैं। देकार्त को लगा कि हो सकता है कोई और उसके विचारों को भी कंट्रोल कर रहा हो, और हर बार वो 2 और 3 को मिलाए तो उसमें बेसिक एरर ही ऐड करके 2 और 3 को 4 कर दे रहा हो। अगर ऐसा है तो हम इस दुनिया में किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ऐसे हर किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस पर डाउट किया जा सकता है। हो सकता है भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, हो सकता है आप ही एग्जिस्ट नहीं करते, हो सकता है मैं भी एग्जिस्ट नहीं करता, हो सकता है दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं करती। पर एक चीज़ है जिसके एग्जिस्टेंस पे आप डाउट नहीं कर सकते। एक चीज़ जिसके एग्जिस्टेंस पे खुद रेने देकार्त भी डाउट नहीं कर पाया, वो है विचार, थॉट्स। यहाँ पर देकार्त को रियलाइज़ हुआ कि हर विचार, नो मैटर कितना भी अनरिलायबल हो, प्रूव करता है कि वी एग्जिस्ट। जिसके बाद उसने अपना वर्ल्ड फेमस फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट दिया, आई थिंक देयरफॉर आई एम। यहाँ पर दुनिया के पास एक माइलस्टोन आ गया कि सब कुछ मिथ्या हो सकता है परंतु विचार नहीं, इसलिए शायद हम विचार हैं। फास्ट फॉरवर्डिंग टू 17th सेंचुरी, जब दुनिया में पल रहा था मॉडर्न मटेरियल साइंस, या फिर कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल साइंस। हमने बड़े से बड़ी चीज़ों को लेकर छोटे से छोटी चीज़ों को देखने और नापने के लिए मशीन और मेथड्स विकसित कर लिए थे। उनमें से एक मेथड थी EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इस मेथड में मस्तिष्क के बाहरी विभाग पर इलेक्ट्रोड्स लगाकर उसके अंदर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट किया जा सकता है। अब वो लगाने पर पता चला कि अलग अलग काम करते वक्त हमारे मस्तिष्क में अलग अलग जगहों में इलेक्ट्रिकल वेव्स पैदा होती है, जिनको प्राइमरीली बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा वेव्स कहा जाता है। तो यहाँ कंक्लूजन दे दिया गया कि क्योंकि ब्रेन से ही सारी चीज़ें होती हैं, हम ब्रेन हैं। अरे अरे रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? इन्हें देखो, पता है ये कौन है? कोमा पेशेंट्स, इन अदर वर्ड्स ब्रेन डेड पीपल। तो जब रिसर्चर्स ने EEG को इन कोमा पेशेंट्स पे लगाया तो पता चला कि देयर आर नो वेव्स, परंतु भाई तो जीवित है, हार्ट बीट चालू है, नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं। तो क्या सच में दिमाग ज़रूरी है? क्या प्रभु जी, कैसे पागलों वाला सवाल कर रहे हो? वेल, इस पागल वाले सवाल पर पूरी साइंटिफिक थीसिस की गई है। रॉजर लुविन, a British prize-winning science writer, author of 20+ books and hundreds of science articles. उन्होंने अपने आर्टिकल में ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट जॉन लॉरबर्ग के थीसिस के बारे में बताया। डॉक्टर जॉन लॉरबर्ग के यहाँ बिना ब्रेन के बच्चे भी आए हुए हैं, जो मिस्टीरियसली कम्प्लीटली नॉर्मल थे,
खाते थे, पीते थे, खेलते थे, पढ़ते थे और अपनी क्लास में फर्स्ट भी आते थे। किसी भी प्रकार का कोई एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं था। फिर उनके पास ऐसे भी पेशेंट्स आए थे जिनका एक्सीडेंट में ईजा के कारण ब्रेन का बड़ा भाग जान के जोखिम पे भी निकालना पड़ा था। अब डॉक्टर ने बोला कि ब्रेन के उस विभाग में होने वाली सारी शारीरिक प्रक्रिया शायद बंद हो जाएगी या फिर बाधित हो जाएगी। बट सरप्राइजिंगली वह पेशेंट ऑपरेशन के तुरंत बाद सब कुछ सही से करने लगा, दैट टू विदाउट एनी हिंड्रेंस। उन्होंने पहले सोचा था कि शायद बचा हुआ कॉर्टेक्स समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अडेप्ट कर लेता होगा, परंतु उसके लिए भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है। पर इस केस में ऑपरेशन के तुरंत बाद पेशेंट सब काम करने लगा था, तो इससे अब तक की सारी ब्रेन थियरीज गलत प्रूव हो जाती थी। यहाँ तक कि कुछ बच्चों के दिमाग का साइज 0.5 मिलीमीटर से भी छोटा था। प्रैक्टिकली उनको भेजा था ही नहीं, परंतु सरप्राइजिंगली उस बच्चे का IQ नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा था। इसीलिए रॉजर लुविन ने उस आर्टिकल का नाम दिया था इज़ योर ब्रेन रियली नेसेसरी। सो आफ्टर ऑल दिस द कंक्लूजन कम्स कि हम थॉट्स तो नहीं हैं और ब्रेन भी नहीं है, तो अब एक और ऑप्शन रह जाता है, वो है हृदय। बैरो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, फीनिक्स, एरिजोना। 35 साल की सिंगर सॉन्ग राइटर पाम रेनॉल्ड्स का गंभीर एक्सीडेंट होने की वजह से उनको ब्रेन सर्जरी की ज़रूरत पड़ी थी। उनकी हालत उतनी गंभीर थी कि EEG में कोई ब्रेन एक्टिविटी ही नहीं थी और ना ही कोई ब्लड फ्लो हो रहा था, तो क्लिनिकली वो ऑलरेडी डेड थे। परंतु ऑपरेशन के समय डॉक्टर ने फिर भी उसे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में रखा और हार्ट पल्सेस को प्रैक्टिकली नियर जीरो कर दिया। Best chance for survival is an extraordinary procedure performed by Dr. Robert Spetzler of the Barrow Neurological Institute in Phoenix. As seen in this similar operation, Spetzler starts by cooling the body down to a point where he can actually stop the heart from beating. When you get down to temperatures of 20 degrees centigrade in the 60s of Fahrenheit, you can drain the blood out of the body so that you can operate in a field in which that large balloon can actually collapse. भगवान की कृपा और डॉक्टर की सद्बुद्धि के कारण सिंगर तो बच गई, परंतु उसने जो बाद में बताया उसने सबके होश उड़ा दिए थे। उसने बोला कि जैसे उसे एनेस्थेशिया दिया गया, वो अपने शरीर से बाहर आकर हवा में उड़ने लगी और उसने अपना पूरा ऑपरेशन अपनी आंखों से देखा। इनफैक्ट उसने ये भी बताया कि डॉक्टर्स के बीच में क्या बातें हुई थी और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए थे। यहाँ उसे जो नॉर्मली दिखाई देता है उससे बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई देता था। यहाँ उसे शरीर में होने से कहीं ज़्यादा जीवित फील हो रहा था और वो जितना वहाँ रहती उतना ही ज़्यादा आनंद आ रहा था, इतना कि उसे वापस शरीर में जाना ही नहीं था। When I came out of the body, there was no pain, no worry, no care. I looked down at my body. I knew it was my body. I didn't like looking at the body. That bothered me. But it was a wonderful, wonderful feeling to be free of it. ऐसे एक्सपीरियंसेस को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या फिर नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है और ऐसे हज़ारों केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं, परंतु मेन स्ट्रीम साइंस कभी भी इन केसेस को फ्रंट में रखकर नहीं चलती है। क्यों? तो इसके सिवा भी बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक मिस्ट्रीज़ है, क्वेश्चंस है, जिसका आंसर साइंस बिना सोल के एक्सेप्टेंस के नहीं दे सकता है। जैसे कि द बाइंडिंग प्रॉब्लम ऑफ साइको एनालिसिस। सरल भाषा में समझाए तो सारी इंद्रियों, आँख, नाक, कान, त्वचा, सबका इनपुट ब्रेन लेता है, पर उसको सिंक, बाइंड और प्रोसेस कौन करता है। दूसरा प्रॉब्लम है इन्वर्टेड इमेज प्रॉब्लम। आप सबने ये 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा कि हमारी आँख की कॉर्निया इमेज को इन्वर्ट करके हमारे आँख के पीछे के पर्दे पर फेंकती है, तो हमें सब सीधा क्यों दिखाई देता है? उस इन्वर्टेड इमेज को प्रोसेस कौन करता है? तो मटेरियल साइंटिस्ट जिनको ये बात पता नहीं है वो इस फिनोमिनन को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कि घोस्ट इन द ब्रेन, साइकी पार्टिकल, इंटेलेक्ट बीइंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जिन्हें पता है वो इसे कहते हैं आत्मा। इयान प्रेटिमन स्टीवनसन, a Canadian-born US psychiatrist। करीबन 90 साल के उनके साइंटिफिक करियर में उन्होंने 1 नहीं, 10 नहीं, 30 नहीं, 3000 रीइंकार्नेशन के केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं।
उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादातर केसेस वे सिर्फ 3 से 5 साल के बच्चों के ही डॉक्यूमेंट करते थे। उनमें भी उन्हीं को लेते थे जिनको पास्ट लाइफ की परफेक्ट डिटेल्स पता थी। वो कौन थे, उनके माँ बाप कौन थे, कहाँ रहते थे, कौन से लॉकर में क्या रखते थे, किस भाई की क्या बुरी आदत थी, सब कुछ। उनका वन ऑफ द फेवरेट केस था श्रीलंका में। 2 जुड़वा भाई थे, परंतु दोनों एकदम अलग दिखते और रहते थे। उनकी समझ आते ही एक ने बोला, मुझे 1971 में पुलिस ने गोली मार के मार डाला था। ये सुन के परिवार ने हंस के उसको चुप करा दिया, परंतु जो बड़ा भाई था वो चुप हो ही नहीं रहा था। तो उन्होंने फिर चेक करने की ठानी। उसने बोला वो बाला पीटिया नाम के गांव में रहता था और ट्रेन से अंबाला गोंडा नाम के शहर पढ़ने जाता था। और उसे वहाँ ले जाते वक्त उसने अपनी पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी के बारे में बताया। उसकी चाची जो उसे मिर्ची बना के देती थी उसके बारे में भी बताया। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि उसने दीवार पे एक कोने में अपना नाम दिखाया, जो उसके पिछले जन्म में उसने जब घर बन रहा था उसके गीले सीमेंट पे लिखा था। और इसके बारे में तो उस परिवार में भी किसी को कुछ पता नहीं था। ऐसे ऐसे तो 3000 से ज़्यादा रीइंकार्नेशन के केसेस उन्होंने अकेले ने डॉक्यूमेंट किए हैं। उनके बाद उनके स्टूडेंट्स ने और भी काफ़ी ज़्यादा केसेस को डॉक्यूमेंट किया। Listen, he knows a lot, huh? Everything. Also, some planes have a ram air turbine. A ram air turbine, Adam? Yeah. And what does that do? It gets emergency systems back on if the engines fail. Okay. Then, the ram air turbine can help to bring back the systems. To bring back the systems to control the aircraft. Yeah. But due to the no engine power, the landing gear doors will not come up. Okay. Okay. After that, you have to do something else to lower the flaps. Oh, you have to do something else to lower the flaps? Yes. Okay. You have to lower them by gravity alone. Okay. Okay. You have to drop the gear by gravity alone. Uh-huh. And if you have no hydraulics and your plane is banking right, you reduce the engine. You reduce engine 1 and increase engine 2. Okay. Then the plane will go level again. Oh, wow. It's called asymmetrical power, yeah? Yeah. How old are you? 5 years, 11 months. Get out of here. Really? No way. I don't let me kiss Bless you. Bless you. You're so smart. My God, you Bless will be you. like, what you gonna do actually when you grow Mashallah. up? Not pilot, but what do you No. wanna be? I will be a captain, Yes. just like you. Yes. Better than me. Better than me, yeah? Yeah, I can't wait to fly with you. Will you remember me? yeah, You will? yeah. What's Okay. your name? Samar. Summer. Samar, will you remember that? Okay. I need to meet your parents. All right? Shall we go? Yeah, the flight engineer can tell the pilot if all hydraulic systems are down to 0. Oh, wow. He can let them know, right? Yeah, Yeah, but now we don't need a flight engineer. yeah. We have the ECAM, which you probably know about. Well, the TCAS can tell Oh. if there is an impact coming. Okay. One will tell to climb, and one will tell to descend. Oh, wow. That's what's that system called? It's called TCAS. TCAS. Wow. Do you know Good stuff. TWS? More power meant to climb. Uh-huh. Less would result in a dive and crash. Oh, wow. Wow, we don't want to do that, do we? Yeah. Okay. I could see the flaps lower in the air. Oh, you saw that? Yeah, Oh, wow. Can I meet your parents? yeah. Let's go. You're something else. Bless you. और इन सबको अगर साइड में भी रख दो तो कुछ साल पहले जब मैं खुद हिचहाइकिंग करके गाँव में घूमता रहता था तब मुझे भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलते थे जिनके खुद के परिवार में ही ऐसे बच्चे हुए होते हैं। परंतु यह बात ज़्यादातर बताई नहीं जाती क्योंकि पास्ट लाइफ याद होना वो कुछ अच्छी बात नहीं मानी जाती, वो बहुत ही इनऑस्पिशियस माना जाता है। तो ये तो हुआ मानवों के लिमिटेड परसेप्शन से मिला हुआ नॉलेज। अब हमारे शास्त्र आत्मा के बारे में क्या ज्ञान देते हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आत्मा को लेकर आपको जितने भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, वो सब आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। हम इसी सीरीज़ में उन सब का आंसर देने का प्रयास करेंगे।
और अगली वीडियो में हम शास्त्र से वो जानकारी देंगे कि आत्मा शरीर में कैसे आती है, वो कहाँ रहती है, शरीर कैसे चूज़ करती है, उसकी ताकत कितनी है, क्या क्या कर सकती है, सिद्धियाँ प्राप्त कैसे करती है, काम कैसे करती है, वो सब कुछ। तो मिलते हैं अगली बार आत्मा का पार्ट 2 लेकर। तब तक क्या, दाल और रोटी खाओ और हरि गुण गाओ।